रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 20। ज्योति अपने घर में खिड़की के पास बैठी हुई असमान में देख रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ। आवाज सुन वो बिना पीछे मुड़े बोली, बाबा हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको हमारे रूम में आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुन सतीश अंदर उसके पास आए और वहां लगे बिस्तर पर बैठते हुए बोले, हाँ हमें पता है, पर तुम्हें ये भी तो पता है कि मैं बिना तुम्हारे इजाजत के कुछ भी नहीं करता। मेरे लिए तुम दोनों बहुत जरूरी हो। लेकिन संस्कृति इतना बोलते हुए उनके आंखों में बेबसी दिखने लगी। उनकी बात पर ज्योति उन्हें देख बोली, बाबा आप दी के लिए परेशान मत होइए, हम उनसे बात करेंगे, देखना वो भी समझ जाएंगी। उसकी बात पर सतीश जी उनके सर पर हाथ रख दिए, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी परेशानी के भाव झलक रहे थे। उन्हें ऐसे देख ज्योति उनका हाथ अपने हाथ में ले बोली, क्या हुआ बाबा आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, कोई बात है तो बताइए। बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन उससे पहले तू मुझे ये बता कि आज हम जहां गए थे वो लोग तुझे कैसे लगे। दीवान परिवार का जिक्र आते ही ज्योति के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी, जो उनकी नजरों से छुप नहीं पाई। ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा, कितना अपनापन था वहां। सब बहुत अच्छे हैं। उसकी बात सुन सतीश जी थोड़े निश्चित हुए। उन्हें यही बात परेशान कर रही थी कि वो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं ले रहे हैं ना। ये सब सोचते हुए वो बोले, एक बात पूछूं बेटा। हाँ कहिए ना पापा, आपको कब से हमसे बात करने से पहले इजाजत लेने की जरूरत पड़ गई। आपको जो भी कहना है खुलकर आराम से बेझिझक कहिए, मैं सुन रही हूँ। उनके परेशान चेहरे को देख ज्योति बोली, तो सतीश जी बोले, बेटा अगर मैं कभी तुम्हारे लिए कोई फैसला लूं तो वो तुम्हें मंजूर होगा। आपको पता है बाबा माँ के जाने के बाद आपने हमें और दी को बहुत अच्छे से संभाल है। हम दोनों को कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। आपने बिना अपनी परवाह किए हमें अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया है, जिससे हम समाज में बिना किसी के सहारे के जी सकते हैं। इसलिए आपको हमारे लिए कुछ भी फैसला लेने का हक है। आप जो भी फैसला हमारे लिए लेंगे हमें वो मंजूर होगा। उसकी बात पर सतीश जी उसके सर पर अपना हाथ रख उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं, और कुछ सोचते हुए वो बोले, मैं ये कह रहा था बेटा कि। इतना बोल वो खामोश हो गए तो ज्योति उनके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, कहिए ना बाबा, ऐसी कौन सी बात है जिसे कहने में आपको इतना सोचना पड़ रहा है, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना। नहीं बेटा वो बात ऐसी है कि मैंने तुम्हारी शाह। वो इतना ही बोली थे, तभी बाहर से कुछ सामान गिरने की आवाज आई। आवाज सुन दोनों जल्दी से बाहर आ गए। उनकी नजर जैसे ही सामने गई, संस्कृति की हालत देख ज्योति तो अपने मुंह पर हाथ ही रख ली। वही संस्कृति को देख सतीश जी की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। संस्कृति इस वक्त नशे में उनके सामने थी। वो तो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। उसे देख ज्योति जल्दी से उसके पास आई और उसे पकड़ते हुए बोली, दी ये क्या हालत बना कर रखी है, तुमने ड्रिंक करना कब से शुरू कर दिया। उसकी बात सुन संस्कृति नशे में उसे देख हंसते हुए उसके गालों को खींच बोली, मेरी बहन तो कितनी अच्छी है, तू ना दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। इतना बोल वो लड़खाने लगी तो ज्योति उसे अच्छे से पकड़ते हुए बोली, दी संभाल के। अरे अरे मैं संभाल के ही खड़ी हूँ। इतना बोल वो अच्छे से खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज्यादा नशे में होने के कारण उसके कदम डगमगा रहे थे। उसकी हालत देख सतीश जी गुस्से में ज्योति को देख बोले, इसे अभी के अभी मेरी नजरों से हटा दो, वरना आज मुझसे कोई अनर्थ हो जाएगा। उनकी गुस्से भरी आवाज सुन ज्योति अच्छे से संस्कृति को पकड़ जैसे ही उसे रूम में ले जाने को हुई। संस्कृति उससे खुद का हाथ छुड़ाते हुए सतीश जी को देख बोली, आज ना पापा आप अनर्थ कर ही दो। वैसे भी आपने मेरे लिए आज तक क्या ही किया है। हमेशा बोलते रहते हो ये करो वो करो, कभी बोलते हो ज्योति की तरह बनो, उसे देखो। अरे मेरी खुद की पहचान है कि नहीं। आप ना हिटलर से भी खतरनाक हो, वो तो एक बार में मारकर काम खत्म कर देता था, लेकिन आप तो रोज मुझे घुट घुट कर मारते हो। इससे बढ़िया आप एक बार में ही सारा काम खत्म कर दो। मार दो मुझे, फिर आपकी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। मुझ जैसे नालायक बेटी से छुटकारा मिल जाएगा आपको। फिर आपको मेरे कारण सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इतना बोल वो ज्योति के कंधे पर अपना सर रख अपनी आंखें बंद कर ली। उस पर नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। वही उसकी बातें सुन सतीश जी वही अपना सर पकड़ बैठ गए। उनकी बेटी के मन में उनके लिए ये सब चल रहा है,
ये उन्हें आज पता चल रहा था। ज्योति को भी उनकी हालत देख रोना आ गया, लेकिन उसे अभी संस्कृति को संभलना था, जो अभी भी बड़बड़ रही थी। ज्योति उसे लेकर रूम में आए और बेड पर लेटा उसके पैर से सैंडल उतार उसे देखने लगी। संस्कृति इस वक्त पूरी तरह नशे में धुत थी। दीवान मैंशन से वो अपने दोस्तों के साथ क्लब चली गई थी, जहां उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी लिया। संस्कृति अभी भी नींद में बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, मार दो मुझे, सबको शांति मिल जाएगी। उसकी बातें सुन ज्योति उसे बेबसी से देख रही थी। वो बिना कुछ बोले बाहर आए तो वहां सतीश जी अपना सर पकड़े बैठे हुए थे। वो एक नजर उन्हें देख किचन की तरफ बढ़ गई। शिवम उस बूढ़े आदमी की बात सुन बोला, आपको ये छोटी सी प्रॉब्लम लग रही है। छोटी सी ही तो प्रॉब्लम है, जिसे तुम आजकल के जनरेशन बहुत बड़ी बना देते हो। अगर गौर से इस बारे में सोचा जाए तो ये समस्या कुछ भी नहीं है। वो बूढ़े व्यक्ति उसे देख बोले और अपना चाय पीने लगी। शिवम भी उनसे बात करते हुए अपना चाय पी रहा था। शिवम अभी उन्हें देख रहा था, उसे देख वो बोले, एक बात पूछूं, तुम भगवान को मानते हो? उनके पूछने पर शिवम अपना सर हिला दिया, तो वो आगे बोले, तो फिर उनके फैसलों को भी जरूर मानते होंगे। और ये भी मानते होंगे कि वो जो भी करते हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता होगा। इस बार भी शिवम ने अपना सर हिला दिया। तो वो मुस्कुराकर बोले, तो फिर समस्या क्या है? तुम्हारी तो परेशानी का भी हल तुम्हारे जवाब में ही है। मतलब मैं समझा नहीं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य करता वही है जो वो चाहता है। लेकिन होता वही है जो वो खुद चाहते हैं। इसलिए अगर तुम वही करोगे जो भगवान चाहते हैं, तो तुम्हारे साथ होगा वही जो तुम चाहते हैं। इतना बोल वो उसका कंधा थपथपा कर चले गए। वही उनकी बातों के बारे में सोचता रह गया। जब तक उसे उनकी बात समझ आए तब तक वो जा चुके थे। उनके जाने के बाद शिवम अभी भी वही खड़ा था, दूर फैली घाटी को देख रहा था। रात के पहर में वहां थोड़ी अलग सी शांति पसरी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब उसे एहसास हुआ कि वहां कोई नहीं है, तो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां उसके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने घड़ी देखा तो रात के 9 बजने को थे। उसने एक गहरी सांस ली और उस चाय की दुकान की तरफ बढ़ गया, जो खुद भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। वो वहां से उस चाय के स्टॉल के पास आया और उनकी तरफ पैसे बढ़ा बोला, ये लीजिए। दुकानदार उसकी बात सुन उसे 1 कप चाय के पैसे लिया तो शिवम बोला, 2 कप लिए थे मैंने। बेटा आपने 1 कप ही पिया ना, तो आपके 1 कप के ही हुए। आपके साथ जो आदमी थे उन्होंने अपना दे दिया था और कहा था कि अगर आप पैसे दे तो उस पैसे से किसी गरीब को चाय पिला दूं। उनकी बात सुन शिवम अपना सर हिला दिया। उस आदमी के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वो वहां से घर के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में सिया अभी भी असमंजस में खड़ी कभी रचित को देखती, कभी आशुतोष जी को तो कभी अंबर को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। सिया अभी भी हैरान सी ट्रेनों को देख रही थी। तभी उसे ऐसे हैरान देख आशुतोष जी अंबर की तरफ देख बोले, डॉक्टर अंबर, ये है आपकी पेशेंट सिया। आपको इनके लिए ही यहाँ बुलाया गया है। उनकी बात सुन सिया हैरानी से पहले रचित को देखने लगी, जो बिना किसी भाव को अंबर को देख रहा था। सिया की नजरें अभी भी रचित पर ही थी। तभी अंबर उसकी तरफ देख बोला, मुझे एक बार आपके सारे टेस्ट करवाने हैं। आप रेडी हो तो बता दीजिएगा। इतना बोल वो आशुतोष की को कुछ इशारा कर उस केबिन से बाहर निकल गया। वही उन सब की बातें सिया के सर के ऊपर से जा रही थी। वो हैरान सी रचित से बोली, आप हमें कुछ बताएगा भी कि यहाँ क्या हो रहा है? ये किस टेस्ट की बात कर रहा है? और हमें क्या हुआ है? हम तो बिल्कुल ठीक है। उसके पूछने पर रचित उसे देखने लगा। उसे शांत देख आशुतोष जी उसके कंधे पर हाथ रख केबिन से बाहर चले गए। अब वहां सिर्फ रचित और सिया थे। सिया रचित को देख उसके बोलने का इंतजार कर रही थी, वही रचित खामोश सा उसके परेशान चेहरे को देख रहा था। उसे चुप देख सिया थोड़ी तेज आवाज में बोली, साहब आप हमें कुछ बताएंगे या हम खुद पता करें? रचित उसे ऐसे देख उसका हाथ पकड़ उसे वहां रखी कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, सिया पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना, फिर कुछ रिएक्ट करना। उसके इतना बोलते ही सिया बेचनी से अपना सर हिला दी, तो रचित एक एक कर उसे सारी बात बता देता है, जो उसे डॉक्टर ने बताई थी। सारी बात सुन सिया के आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, इसका हम कभी मां नहीं बन पाएंगे। उसकी बात सुन रचित उसे अपने गले लगा बोला, क्या कुछ भी बोले जा रही हो, बस हल्की सी प्रॉब्लम है। देखना तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, बस भरोसा रखो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? उसकी बात सुन सिया बिना कुछ बोले बस चुपचाप उसके गले लगी रही।
वो खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे पता था कि अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम होती है तो कंसीव करने के चांस कम जाते हैं। और यही बात उसके मन में घर कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो अगर कभी ठीक नहीं हो पाए तो। रचित उसके मन की हालत समझ रहा था, लेकिन वो जानता था कि सिया को थोड़ा संभालने में समय लगेगा, इसलिए वो बस चुपचाप उसे गले लगाए बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद सिया शांत हुई तो रचित उसे पानी पिला बोला, ठीक हो? उसके पूछने पर वो अपना सर हिला दी। रचित उसे शांत देख उसके गालों को छू बोला, एक बार डॉक्टर से मिल लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। रचित की बात सुन सिया अपना सर हिला दी। रचित उसके हाँ बोलते ही उसे बैठाकर बाहर आया तो सामने ही अंबर और आशुतोष जी किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। रचित को देख अंबर बोला, अगर क्या तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपनी पेशेंट से कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ। उसके पूछने पर रचित अपना सर हिला दिया तो अंबर अंदर केबिन की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद आशुतोष जी उसके कंधे पर हाथ रख बोले, डोंट वरी, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर इन हिज फील्ड। रचित ड्राइव कर रहा था और सिया खामोशी से गाड़ी में बैठी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी खामोशी रचित को चुभ रही थी। वो सिया को देखते हुए उसके हाथों को पकड़ अपने हाथों में उलझा लिया। उसकी हरकत पर सिया बिना कुछ बोले उसकी बाजू को पकड़ अपना सर उसके कंधे पर रख दी और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में डॉक्टर की कई बातें घूम रही थी। अंबर केबिन में आया और थोड़ी देर उससे बात करने के बाद उसके कुछ टेस्ट करवाए थे। थोड़ी देर बाद जब रिपोर्ट्स आए तो वो उसे देख बोला, सिया देखो, मैं तुमसे बातें घुमा फिर कर नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक डॉक्टर हो और सब कुछ अच्छे से समझ सकती हो। उसकी बात पर सिया अपना सर हिला दी तो अंबर रिपोर्ट्स देखते हुए बोला, ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी कंडीशन ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर जल्दी रिकवरी करनी है तो खुद की सेहत का बहुत ख्याल रहना होगा। टेंशन तो तुम भूल ही जाओ और बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितना ज्यादा तुम खुश रहोगी उतनी जल्दी तुम रिकवर होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दवाई से ज्यादा तुम्हारी हेल्थ पर इफेक्ट तुम्हारे लाइफ स्टाइल का ही होगा। उसकी बातें सिया ध्यान से सुन रही थी। तो अंबर उसे देख आगे बोला, ऐसे तो मुझे लगता है कि मेडिसिन से तुम्हारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास सर्जरी का ही बचता है। इतना बोल वो सिया को देखता है, जिसकी आंखों में उसकी बातें सुन पानी आ गया था। सिया उम्मीद से उसे देख बोली, सर्जरी के बाद क्या चांसेस है? ज्यादातर केस में तो 50% ही चांसेस होते हैं, मगर तुम्हारी केस में ये तुम्हारी रिकवरी देख पता चलेगा, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। डॉट उद्धरण चिन्ह। तुम्हें अभी से खुद का बहुत ध्यान रखना होगा। छोटी सी भी टेंशन तुम्हें तुम्हारे रिकवरी से बहुत दूर कर सकती है। अपने खाने पीने से लेकर सोने तक का ख्याल तुम्हें बहुत अच्छे से रखना है। अगर सब कुछ सही रहा तो 6 मंथ में ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना सिया, अभी तुम काम से काम 1 से 2 साल तक कोई भी बेबी प्लान नहीं कर सकती हो। इससे तुम्हारी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्या आपने इस बारे में रचित से बात की है? उसकी बात सुन सिया बोली तो अंबर उसे देख बोला, नहीं, पर मैं उससे भी बात करने ही वाला हूँ। आप उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे? ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच रहेगी। उसकी बात सुन सिया जल्दी से बोली तो अंबर हैरान हो उसे देखने लगा। कुछ सोच वो बोला, मगर सिया, मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में रचित को बताना चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज योर हस्बैंड। उसे तुम्हारे बारे में हर एक बात मालूम होनी चाहिए। मैंने देखा है वो तुम्हारे बारे में कितना परेशान है। तुम्हें पता है, आज मैंने उसे फोन किया तो वो बाहर जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मैं आज तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ, वो वापस आ गया। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि एक समय ऐसा था कि उसकी और मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन जब उसने तुम्हारे केस के लिए मुझे कॉल किया तब मुझे समझ आया कि तुम उसकी लाइफ में क्या मायने रखती हो। मुझे लगता है तुम्हें उसे सब कुछ बता देना चाहिए, वरना मैं ही उसे सारी बात बता दूंगा। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान था, इसलिए तो हम नहीं चाहते कि आप उन्हें ये बात बताकर और परेशान करें। प्लीज आप उन्हें हमारे सर्जरी के बारे में बस कुछ मत बताएगा, बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें सर्जरी की जरूरत ही न पड़े। और अगर कभी पड़ी तो। इतना बोलते हुए सिया की जुबान लड़खड़ा गई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर बोली, हम उन्हें खुद इस बारे में बता देंगे। ठीक है, तुम बोलती हो तो मैं उससे इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें उसे सारी बात बता देनी चाहिए। वैसे भी ज्यादा दिन तुम उससे ये सब नहीं छुपा पाओगी, वो तुम्हारी रिपोर्ट देख ऐसे ही पता लगा लेगा।
वो सब हम संभाल लेंगे, बस आप कुछ मत कहना। सिया उम्मीद से उसे देख बोली तो अंबर अपना सर हिला दिया। उसने सिया को कुछ समझाया और उसकी मेडिसिन से दे उसे रेगुलर खाने को और टेंशन कम लेने को कहा। वो अभी उन्हीं बातों में खोई हुई थी, तभी रचित की आवाज सुन सिया का ध्यान टूटा। उसे खोया हुआ देख वो बोला, बीबी तुम्हारी फेवरेट जगह चले, वहां तुम्हारी पसंद की सारी चीजें मिलती है। उसकी बात सुन सिया उसकी तरफ देख कुछ बोलती, तभी उसे याद आया कि अंबर ने उसे एकदम हेल्थी डाइट फॉलो करने को कहा था। ये याद आते ही वो अपना चेहरा खिड़की की तरफ करते हुए बोली, हमें नहीं जाना है कहीं, आप सीधे घर के चलिए। उसका जवाब सुन रचित बिना कुछ बोले गाड़ी घर की तरफ मोड़ लिया। अंबर ने उसे सिया के बारे में सर्जरी छोड़ सब कुछ बता दिया था। रचित को पता था कि सिया अभी सब कुछ जानकर परेशान है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी तो सिया बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर अंदर की तरफ बढ़ जी। उसे ऐसे जाते देख रचित गाड़ी पार्क कर बाहर आया। ठीक उसी वक्त शिवम की गाड़ी भी अंदर आ गई। वो गाड़ी पार्क कर रचित के पास आ बोला, तू मीटिंग के लिए नहीं गया? उसकी बात पर रचित टॉपिक बदलते हुए बोला, मेरी छोड़ और तू ये बता कि तू अभी कहां से आ रहा है। मैंने तुझे घर में रहने को कहा था ना, बस कुछ काम से चला गया था। शिवम इतना बोल तेजी से अंदर की तरफ चला गया। उसे अभी किसी से कोई भी बात करने का मन नहीं था। रचित भी उसके पीछे अंदर आ गया था। उसके दिमाग में अभी सिया घूम रही थी, इसलिए उसने शिवम के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वरना उसे देख ही वो उसकी परेशानी समझ जाता। हॉल में रानी और सरस्वती जी बैठी हुई ज्योति के बारे में ही बात कर रही थी, तभी उनकी नजर सिया पर पड़ी। उसे देख सरस्वती जी आवाज लगा बोली, अरे सिया बेटा, यहाँ आओ हमारे पास। उनके बुलाने पर सिया उनके पास चली गई, तो सरस्वती जी उसे अपने पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, चेहरा एकदम मुरझाया हुआ लग रहा है। कुछ नहीं माँ, बस थोड़े थक गए हैं, आप लोग बातें करिए, हम फ्रेश होकर आते हैं। उनकी बात सुन सिया होली और बिना देरी किए पाना बैग उठा अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उसे ऐसे जाते देख रानी बोली, माँ लाडो, परेशान नहीं लगी आपको? मुझे लगता है कोई बात हुई है। हो सकता है बेटा की काम के कारण थोड़ी परेशान हो। तुम परेशान मत हो, देखना सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। उनकी बात पर रानी अपना सर हिला दी, तभी उसकी नजर अंदर आते हुए शिवम और रचित पर गई। रचित को देख वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है देवर जी, लगता है बीबी से एक भी दिन दूर नहीं रहा गया, इसलिए आज ही वापस आ गए। देख रही है माँ, हमारी लाडो का प्रभाव। घर से दूर रहने वालों को अब घर अच्छा लगने लगा है। रचित, जिसका ध्यान सिया की तरफ था, वो उनकी बातें सुन बोला, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, जिस काम के लिए जा रहा था उसे भी जरूरी कोई काम यहाँ आ गया था, जिस वजह से मुझे रुकना पड़ा। और वैसे भी जिस काम के लिए जाना था वो खुद चल के मेरे पास वापस आया है। और रही बात आपके बहन की, तो उससे तो आप लोग भी दूर नहीं रहना चाहते। उसकी बात पर रानी हंसते हुए बोली, है हमारी लाडो है ही ऐसी कि कोई उससे दूर नहीं रह सकता। वैसे ये अच्छी बात है कि आपका काम अब यही से हो जाएगा। महादेव करे आपको वो काम जल्द ही खत्म हो जाए। वो तो करना ही पड़ेगा भाभी, क्योंकि सवाल मेरी जिंदगी का है। रचित उसकी बात सुन धीमे से बोला और फ्रेश होने का बोल अपने रूम की तरफ चला गया। शिवम भी जाने को हुआ तो सरस्वती जी उसे रोक बोली, बेटा तुम अचानक कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है ना रचित भी यहाँ नहीं था और अचानक तुम्हारे ऐसे जाने से तुम्हारे बाबा गुस्सा हो गए थे। सॉरी माँ, लेकिन मैं अगर थोड़ी देर और यहाँ बैठता ना तो मेरा दम घुट जाता, इसलिए चला गया। सुबह मैं बाबा से भी माफी मांग लूंगा। अभी मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है, इसलिए प्लीज आप जिद मत करना। इतना बोल वो बिना कुछ सुने अपने कमरे में चला गया। उसके ऐसे जाने से सरस्वती जी परेशान हो बोली, ये पक्का अपनी शादी की बात सुन परेशान हो गया है। पता नहीं इनको भी क्या इतनी जल्दी थी, हम आराम से भी तो बात कर सकते थे ना। माँ आप परेशान मत होइए, बैठाए यहाँ। वैसे भी ये एक ना एक दिन तो होना ही था, तो आज ही सही। शिवम को भी तो एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है ना, जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सके, और मुझे लगता है ज्योति उसके लिए सही रहेगी। हाँ वो तो है, बहुत प्यारी बच्ची थी। मुझे भी लगता है दोनों को जोड़ी अच्छी रहेगी। रानी की बात पर सरस्वती जी ज्योति को याद कर मुस्कुराते हुए बोली। उन्हें वो एक ही नजर में पसंद आ गई थी। हाँ माँ, ज्योति तो प्यारी है, लेकिन वो उसकी वो बड़ी बहन मुझे तो नक्चरी लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। देखना ना आपने कैसे यहाँ से चली गई।
रानी संस्कृति के बारे में सोच मुंह बनाकर बोली तो सरस्वती जी बोली, छोड़ ना बेटा, हम उससे क्या मतलब। चल सबके लिए खाना निकाल दे, सब थके हुए लग रहे हैं। उनकी बात सुन रानी अपना सर हिला किचन की तरफ बढ़ गई। सिया अपने रूम में आए और अलमारी से अपने कपड़े निकाल जैसे ही दरवाजा बंद करने को हुई, उसके हाथ से साड़ी फिसल कर नीचे गिर गया। सिया अलमारी बंद कर झुककर जैसे ही साड़ी उठाने को हुई, सिया की नजर अलमारी के नीचे गिरे फाइल पर गई, जो रचित से नीचे गिर गया था। उस फाइल को देख सिया जैसे ही उसे खोल पड़ती है, अंदर रिपोर्ट्स देख उसकी आंखें वापस झिलमिला उठी। वो मन ही मन बोली, इसका मतलब रचित सब जानते हैं। वो अभी अपने सोच में गूंजी थी, तभी रूम का दरवाजा खुला और रचित अंदर आया। आवाज सुन सिया दी से उस फाइल को अलमारी में रख उसे लॉक कर देती है, लेकिन तब तक रचित उसके हाथ में वो फाइल देख चुका था। सिया अभी तक उसे नहीं दिखी थी। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, आपके कपड़े निकाल दे। रचित उसकी बात सुन कुछ नहीं बोला, बस उसके पास आ खड़ा हो उसकी पकड़ से पकड़ उसे खुद के गले लगा बोला, क्यों परेशान हो रही हो? जब डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा तो क्यों खुद के साथ साथ मुझे तकलीफ दे रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे आंसू मुझे कितना बेचैन करते हैं। रचित की बात सुन सिया अपनी नजरें उठा उसे देखती है तो रचित परेशान सा उसे ही देख रहा था। उसे परेशान देख वो उसके गले लग बोली, आई प्रोमिस अब हम ना खुद परेशान होंगे, ना आपको परेशान करेंगे। खुद का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। उसकी बात सुन रचित प्यार से उसके माथे को चूम बोला, ये हुई ना मेरी बीवी वाली बात, अब जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। और टेंशन बिल्कुल मत लेना, डॉक्टर की कही बात याद है ना तुम्हें? रचित के इतना बोलते ही सिया अपना सर हिला बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसने सोच लिया था कि वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेगी। उसे जल्दी से ठीक होना था ताकि उसके लाइफ में भी वो खुशियां आए जो एक पति पत्नी के रिश्ते को पूरा करता है। वो भी जल्दी से जल्दी मां बनना चाहती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। उस दिन के बाद सिया भी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन वो अपने आप को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हो गई थी। सब उसके बदले हुए व्यवहार को नोटिस कर रहे थे। रचित भी उसका व्यवहार देख रहा था, लेकिन उसने अभी कुछ भी नहीं कहा था। उसे लग रहा था कि कुछ दिन में वो वापस पहले जैसे हो जाएगी, लेकिन सिया के दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो सिर्फ वही जानती थी। वो अपने खाने से लेकर उठने बैठने हर चीज का ध्यान रख रही थी। देखा जाए तो रॉबर्ट जैसी हरकतें करने लगी थी वो। उसकी हरकतें देख रचित उसके लिए अंदर ही अंदर परेशान रहता था। शिवम भी अगले ही दिन एक इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए शहर से बाहर चला गया था। शादी की बात पर वो अभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान था, इसलिए जब उसके पास ये ऑफर आया तो वो बाहर चला गया। शायद कुछ दिन अकेले रहकर वो खुद को किसी भी फैसले के लिए तैयार कर रहा था। इस दौरान संस्कृति ने भी उसे कई बार कॉल किए थे, लेकिन उसने उसके भी कॉल्स का जवाब नहीं दिया था। उसे अभी वहां कुछ दिन और लगने को थे। उसके बाहर जाने की वजह से अमिताश जी को उससे बात करने का समय ही नहीं मिल पाया था। सतीश जी का जब उनके पास कॉल आया तो उन्होंने उन्हें सारी बात बताकर कुछ दिन इंतजार करने को कहा था। वही अजय भी अपने केस में लगा हुआ था। इतने दिन की कोशिश के बाद उसका केस वापस से ओपन हो ही गया था और कल उसकी सुनवाई थी। अजय ने इस बार पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी। इस बार वो किसी भी कीमत पर जिया को न्याय दिलाना चाहता था। वही आर्यन को अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसका स्कूल कुछ दिन के लिए बच्चों को कैंप में गया था, तो आर्यन भी सब बच्चों के साथ वही चला गया हुआ था। 5 दिन बाद सुबह का वक्त। सुबह सिया हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी रचित रूम में आया और उसे रेडी होते देख बोला, सिया शाम में रेडी रहना, हमें डिनर के लिए बाहर जाना है। उसकी बात सुन वो उसकी तरफ मुड़ी तो रचित की नजरें उस पर थम गई। लाल रंग की शिफॉन साड़ी, माथे पर उसके नाम का चमकता सिंदूर, गले में छोटा सा मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां। कुल मिलाकर वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अपने बालों बनाने हुए रचित को देख बोली, कुछ खास है क्या साहब? उसका सवाल सुन रचित उसके पास आया और उसे उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ घूमते हुए उसके चेहरे पर आ रही बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए कुछ खास होना जरूरी है क्या? वैसे आज आप काफी खूबसूरत लग रही है। इतना बोल वो प्यार से उसे देखने लगा। रचित के ऐसा करते ही वो उसकी आंखों में देखने लगी, तभी बाहर से सरस्वती जी की आवाज आई, जो उसे बुला रही थी। आवाज सुन वो खुद को रचित के पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, माँ बुला रही है।
रचित उस पर अपनी पकड़ ढीली कर देता है, तो सिया जैसे ही वहां से जाने को हुई, वो उसकी कलाई पकड़ बोला, अभी तो जाओ, लेकिन रात में रेडी रहना। मुझे आज अपनी वही पुरानी सिया को देखना है, जो इतने दिन से कहीं खोई हुई है। इतना बोल वो प्यार से उसके माथे को चूम उसकी कलाई छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही सिया मुड़कर एक नजर उसे देखती है और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। वो भी कुछ दिन से नोटिस कर रही थी कि वो खुद में ऐसी उलझ गई थी कि वो रचित को समय ही नहीं दे पा रही थी। लेकिन आज उसके पास अच्छा मौका था रचित के साथ समय बिताने का। वो यही सब सोचते हुए मुस्कुराते हुए नीचे आई तो उसके चेहरे पर मुस्कान देख सरस्वती जी भी मुस्कुरा दी। काफी दिन से वो भी नोटिस कर रही थी कि सिया थोड़ी खोई खोई रहती है, लेकिन आज उसे पहले जैसे मुस्कुराते देख वो भी निश्चित थी। सिया सरस्वती जी का आशीर्वाद लेती है तो से मुस्कुरा कर बोली, हमेशा खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो। सिया की मुस्कान उनकी बात सुन चौड़ी हो गई। वो वहां से किचन की तरफ बढ़ गई। रानी वहां नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सिया ने उसे देख मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा और काम में लग गई। दोनों ने जल्दी से नाश्ता रेडी किया और नौकरों को लगाने का बोल, खुद हाथ में चाय का ट्रे लिए बाहर आ गई। रचित और अजय भी रेडी होकर नीचे आ गए थे। चाय पीने के बाद अजय उठते हुए सरस्वती जी का पैर छू बोला, माँ मैं निकलता हूँ, मुझे काम है, आज आने में देर हो जाएगा। पर बेटा नाश्ता तो करता जा। सरस्वती जी उसकी हड़बड़ाहट देख बोली, तो अजय बाहर खाने का बोल निकल गया। उसे आए जाते देख रानी परेशान हो गई थी। सिया की नजर जैसे ही उस पर गई, उसने उन्हें शांत रहने को कहा। नाश्ते के बाद रचित सिया को देख बोला, मुझे ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। सिया उसकी बात पर उसे देख बोली, आप ऑफिस चले जाइए, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे टाइम लगेगा। सिया के इतना बोलते ही रचित उसे ध्यान से जाने का बोल ऑफिस निकल गया। अर्जेंटली एक क्लाइंट को बाहर जाना था, जिसके लिए रचित ने जल्दी मीटिंग रखी थी। मीटिंग उनके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी था और उसके बिना ये मीटिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए वो सिया को आज चोट कर चला गया था। उसके जाने के बाद सिया भी थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसकी गाड़ी अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी, तभी अचानक उसके गाड़ी के आगे एक बच्चा आ गया, जिससे ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोक दी। अचानक अपने सामने गाड़ी रुकने से वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वही गाड़ी रुकते ही सिया खुद को संभाल बोली, क्या हुआ, आपने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? उसकी बात पर ड्राइवर घबरा कर बोला, मैडम वो गाड़ी के आगे एक बच्चा। वो इतना ही बोला था कि सिया बच्चे की बात सुन जल्दी से बाहर आई, तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा रो रहा था। सिया उसे देख उसके पास आई और उसे चुप कराते हुए बोली, बेबी चुप हो जाओ, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, आपकी मम्मी कहाँ है? उसके पूछने पर भी वो बच्चा कुछ नहीं बोला, वो बस लगातार रोए जा रहा था। सिया उसे ऐसे देख गले लगा शांत करवाने लगी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन इस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे, और जो थे भी वो सब अपने काम में लगे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकेले इतने छोटे बच्चे को कोई कैसे छोड़ सकता है। वो अभी कुछ सोचती, उससे पहले ड्राइवर उसके पास आ बोला, मैम हमें चलना चाहिए, ऐसे बीच सड़क पर आपका खड़ा रहना सही नहीं है। सिया उसे परेशानी से देख बोली, पर हम इस बच्चे को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? हमें यहाँ कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है। ऐसे में इस बच्चे को अकेले छोड़ना हमें सही नहीं लग रहा है। आप आसपास देखिए, शायद इसके पेरेंट्स यही कहीं हो। उनका ध्यान हटने से शायद ये बच्चा ऐसे सड़क पर आ गया होगा। सिया की बात सुन वो ड्राइवर आसपास देखने लगा। इस समय ज्यादातर वहां से गाड़ियां ही गुजर रही थी। बाकी जो कुछ लोग थे, वो सब आपस में ही उलझे हुए थे, किसी को देख पता नहीं चल रहा था कि कोई उस बच्चे को जनता हो। सिया चारों तरफ उस बच्चे को शांत करा, प्यार से बोली, क्या हुआ बच्चा, आप अकेले कैसे हो गए, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? उसके पूछने पर वो बच्चा रोड की दूसरी तरफ एक दुकान की तरफ इधर कर दिया। उसका इशारा समझ सिया उधर देखती है तो एक लेडी उस दुकान से कुछ सामान खरीद रही थी। उसे देख सिया को लगा वो उस बच्चे की माँ होगी, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ रोड क्रॉस करने लगी। वही सिया से दूर पर एक गाड़ी खड़ी थी, जिसमें बैठे इंसान की नजरें सिया पर ही थी। सिया को देख वो गाड़ी शुरू कर उसके तरफ बढ़ने लगा। उसे देख लग रहा था जैसे उसका टारगेट सिया ही हो। इन सब से अनजान सिया उस बच्चे को ले इस औरत के पास पहुंची और उसके कंधे पर हाथ रख बोली, सुनिए। सिया की आवाज सुन वो औरत मुड़ी तो वो बच्चा जल्दी से उस औरत के पैरों में लिपटते हुए बोला, मम्मा।
उसकी आवाज पर उस औरत का ध्यान अपने बच्चे पर चला गया। वो उसे अपने गोद में उठा ली तो सिया उन्हें देख बोली, आपका ध्यान कहाँ रहता है? अभी आपका बच्चा रोड पर चला गया था। अगर उसे कुछ हो जाता तो? अगर बच्चे को साथ लेकर निकलती है तो ध्यान रखा कीजिए। सिया की बात सुन उस औरत की पकड़ अपने बच्चे पर मजबूत हो गई। वो घबराई हुई सिया को देख अपने हाथ जोड़ बोली, आपका ध्यानवाद, जो आपने मेरे बच्चे को सही मुझ तक पहुंचा दिया। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इतना बोल वो अपने बच्चे को प्यार से चूमने लगी। ख्याल रखिए इसका। सिया उन्हें देख इतना बोली और अपने गाड़ी में पास वापस जाने के लिए मुड़ गई। उसने रोड के दोनों साइड देखा और ध्यान से रोड क्रॉस करने लगी, लेकिन वो गाड़ी जो धीरे से उसकी तरफ बढ़ रही थी, अचानक उस गाड़ी का स्पीड बढ़ गया और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। उस गाड़ी को खुद के पास आते देख सिया हड़बड़ाते हुए जैसे ही पीछे होने को हुई, गाड़ी के हैंडल से उसके हाथ में लग गया, जिससे वो संभल नहीं पाए और रोड पर गिर गई। वही वो गाड़ी मौके का फायदा उठा जल्दी से वहां से निकल गया। ड्राइवर सिया को देख जल्दी से भागता हुआ उसके पास आ घबरा कर बोला, मैम आप ठीक हो ना? सिया जो अपना हाथ पकड़ी हुई उस गाड़ी को देख रही थी, वो उसकी तरफ देख बोली, हाँ हम ठीक है, आप प्लीज इसके बारे में अपने सर को मत बताएगा। इतना बोल वो खड़ी हो गई। उसके हाथ में गिरने के वजह से चोट लग गया था। ड्राइवर उसकी बात पर अपना सर हिला, उसका सामान लेकर गाड़ी में रख दिया। वही सिया भी आकर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी हॉस्पिटल लेने को बोल दी। उसके हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन उसका ध्यान चोट से ज्यादा उस गाड़ी पर था जिसने सिया को टक्कर मारी थी। उस गाड़ी को याद करते हुए सिया मन में बोली, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि उस गाड़ी में हमने सनाया को देखा, पर दी ने तो बताया कि वो वापस चली गई है, फिर वो यहाँ कैसे हो सकती है? यही सब ख्यालों में वो कब हॉस्पिटल पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। सिया अभी भी ख्यालों में खोई हुई थी, तभी ड्राइवर उसे आवाज लगा बोला, मैम हॉस्पिटल आ गया। उसकी आवाज से सिया का ध्यान टूटा तो वो अपना सामान ले अंदर की तरफ बढ़ गई। सोहम जो किसी पेशेंट के फैमिली मेंबर से बात कर रहा था, उसका ध्यान जैसे ही अंदर आती सिया के हाथ पर गया, उसके हाथ में खून बहने देख वो जल्दी से उन्हें एक्सक्यूज बोल सिया के पास आया और उसका हाथ पकड़ बोला, सिया ये कैसे हुआ? इतनी चोट कैसे लग गई तुम्हें? उसके बोलने पर सिया का ध्यान अपने हाथ पर गया तो सिया उसे अपना हाथ छुड़ा बोली, कुछ नहीं डॉक्टर सोहम, वो आते वक्त थोड़ी सी चोट लग गई। अभी दवाई लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी सी चोट नहीं है सिया, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें जोर से धक्का दिया है। तुम्हारे हाथ में सीलिंग भी है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। वैसे तुमने बॉस को इस बारे में बताया? खैर तुम अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ। चोट ज्यादा गहरा तो नहीं लग रहा, पर ड्रेसिंग जरूरी है। और एक्सरे भी करवा लो। ऐसे देख के मसल में क्रैम्प लग रहे हैं, फिर भी करवा लो। उसकी बात सुन सिया अपना सर हिला उसके साथ चली गई। सोहम ने उसके हाथ की अच्छे से ड्रेसिंग की और उसे देख बोला, वैसे मैं तुमसे नाराज हूँ। मैंने तो सोचा था तुमसे बात नहीं करूंगा। अच्छा लेकिन क्यों? हमने क्या किया? सिया उसे देख बोली तो सोहम बोला, तुम ये बताओ हम लोग कब से दोस्त हैं? जब से हमने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया है तब से। तो फिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी और बॉस की शादी हो चुकी है? मुझे अपने ही दोस्त की शादी की खबर किसी और से पता चल रही है। ये क्या बात हुई भला? सोहम मुंह फूला बोला तो सिया मुस्कुरा दी। अल्पविराम। सब इतनी जल्दी हुआ कि आपको क्या ही बताते हम, हमें तो खुद ही समझ नहीं कैसे और कब हमारी साहब से शादी हो गई। उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा नहीं पूछता तुम लोग के शादी के बारे में, लेकिन पार्टी तो तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सोहम मुस्कुराकर बोला तो सिया भी मुस्कुरा दी। शाम में सिया घर आई तो सब उसकी चोट देख घबराया गए थे और उससे पूछने लगे। सिया ने सबको समझाकर बात टाल दिया था, लेकिन वो खुद को समझा नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि उसने जिस लड़की को उस गाड़ी में देखा था, वो और कोई और नहीं बल्कि सनाया ही था। फिर भी वो कंफर्म नहीं थी, इसलिए उसने किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो थोड़ी बाद फ्रेश होकर नीचे आई तो रानी हॉल में परेशान बैठी हुई थी। उसके देख वो उसके किचन में गई और 2 कप चाय बना लेकर आई। सिया ने 1 कप चाय रानी की तरफ बढ़ा, दी पी लीजिए, आपको जरूरत है। उसकी आवाज सुन रानी का ध्यान टूटा तो वो उसके हाथ से चाय का कप लेती हुई बोली,
अरे लाडो, तुमने क्यों बनाया, मुझे कहती मैं बना देती। वैसे भी बैठी हुई बोर ही हो रही हूँ। आर्यन भी नहीं है और अजय जी। इतना बोल वो खामोश हो गई। आप चाय बनाए या मैं, क्या फर्क पड़ता है भाभी। और रही बात किसी के ना होने की, तो आप गलत हो। मैं हूं ना, मेरे होते आप अकेले थोड़ी हो सकती है। सिया मुस्कुरा कर बोली, तो उसकी बात पर रानी भी मुस्कुरा दी। दोनों बात करते हुए चाय पीने लगी, तभी सरस्वती जी वहां आते हुए बोली, क्या बात है, आज तुम दोनों मुझे ही भूल गए। अरे नहीं माँ, आप बैठ, हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। सिया उन्हें देख उठते हुए बोली, तो सरस्वती जी उसका हाथ पकड़ अपने साथ बैठा बोली, मुझे चाय नहीं चाहिए, तू बैठ यहाँ। सिया उनकी बात सुन बैठ गई। वो लोग बैठी बातें करने लगी। थोड़ी ही देर में अमिताभ जी और रचित भी घर आ गए थे। रानी उन्हें देख उनके लिए चाय बनाने चली गई। वही सिया भी रचित से बचने के लिए जल्दी से बहाना बनाकर किचन में भाग गई थी। उसे पता था, अगर रचित ने उसके हाथ में पट्टी देखी तो उसका क्लास शुरू हो जाएगा। रचित की नजरें अंदर आने पर सिया को ही ढूंढ रही थी। उसे वहां ना देख वो थोड़ी ऊंची आवाज में सरस्वती जी से बोला, माँ मेरे लिए एक कप कॉफी रूम में भिजवा दीजिए। इतना बोल वो अपने रूम में चला गया। वही उसकी बात सुन सरस्वती जी मुस्कुरा दी। इधर किचन में खड़ी सिया रचित की आवाज सुन घबराहट में अपनी साड़ी उंगलियों में लपेटते हुए बोली, खुद में बड़बड़ा रही थी, महादेव इस बार बस हिटलर से बचा लीजिए। पता नहीं चोट देख वो क्या ही कहेंगे। उसे ऐसे देख रानी मुस्कुराते हुए जल्दी से काफी बनाए और ट्रे उसके हाथ में रखते हुए बोली, ये लो लाडो और जल्दी से लेकर जाओ। देवर जी इंतजार कर रहे होंगे। सिया उसकी बात पर बेचारगी से उसे देखती है, घबरा कर ट्रे उसके पकड़ाते हुए बोली, भाभी आप ही दे आओ ना, फालतू में हमारी क्लास लगा देंगे। थोड़ी तो अपनी मासूम बहन पर रहम करो आप। न बाबा ना, तुम अगर अभी उसके पास नहीं गई तो उसका गुस्सा सब पे उतरेगा। इसलिए जल्दी से इसे लेकर जाओ। तुम्हें पता है ना, ऑफिस से आने के बाद उसे तुम अपने सामने चाहिए होती हो। अब जाओ। सिया उसकी बात पर अपना सर हिला ट्रेले रूम की तरफ बढ़ गई। उसने चोट को छुपाने के लिए एक साइड की साड़ी अच्छे से अपने हाथ पर फैला ली थी, जिससे उसकी चोट न दिखे। वो अपने रूम के दरवाजे के पास आए और एक गहरी सांस ले अंदर आ गई। सिया ने रूम में देखा तो वहां कोई नहीं था। बाथरूम से आती पानी की आवाज सुन वो खुश हो बोली, चलो अच्छा है, ये बाथरूम में है। जब तक ये बाहर आएंगे तब तक हम जल्दी से ट्रे रख नीचे चले जाते हैं। कम से कम कुछ समय के लिए तो इनकी नजरों से बच जाएंगे। इतना बोल वो जल्दी से ट्रे टेबल पर रख जैसे ही जाने के लिए मुड़ी। रचित की आवाज सुन उसके कदम रुक गए। कहाँ भागी जा रही हो बीबी। रचित जो अभी अभी बाहर आया था, वो उसे ऐसे जाते देख बोला। उसकी बात सुन सिया उसकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए बोली, नहीं नहीं, हम कहाँ जाएंगे। वो खाना बनाना है ना, तो बस दी की मदद करने जा रहे थे। इतना बोल वो उसे देखने लगी। अंदर से वो घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे से ये पता नहीं चलने दिया था। रचित जिसकी नजरें उसके चेहरे पर ही थी, वो अपने हाथ में पकड़ा तौलिया सोफे पे डाल उसकी तरफ बढ़ने लगा। तो उसे पास आते देख सिया घबरा कर बोली, अरे रुक जाए, ठंडी हो जाएगी। उसकी बात पर वो उसे कंफ्यूज हो देखने लगा, तो सिया जल्दी से बोली, वो हमारा मतलब काफी ठंडी हो जाएगी। इतना बोल वो काफी की तरफ इशारा कर देती है। सिया की बातें सुन रचित काफी देखता है, जो टेबल पर रखी हुई थी। वो कप उठा उसकी तरफ देख बोला, थोड़ी देर मेरे पास बैठो। काम थोड़ी देर बाद भी हो सकता है। इतना बोल वो सोफे की तरफ इशारा किया, तो सिया चुपचाप आकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। वही रचित भी कॉफी पीते हुए उसे ही देख रहा था। उसके कॉफी पीने के बाद सिया उठते हुए बोली, अब हम जाते हैं, दी अकेले ही काम ने लगी होंगी। इतना बोल वो जैसे ही जाने को हुई, रचित उसे रोकने के लिए उसका वही हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसे चोट लगी थी। उसके पकड़ते ही सिया के मुंह से दर्द भरी आवाज निकल गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। वही रचित उसकी आवाज सुन वो अपनी पकड़ उस पर से ढीली कर बोला, क्या हुआ तुम्हें। कुछ नहीं। सिया जल्दी से खुद को संभाल बोली और जैसे ही जाने को हुई, रचित उसकी साड़ी का आंचल पकड़ लिया, जिससे उसके कदम रुक गए। पर उसने मुड़कर रचित की तरफ नहीं देखा। रचित उसे देखते हुए उसके पास चल के आया और उसके साड़ी का पिन खोल उसके आंचल को एक साइड गिरा दिया। उसके इतना करते ही सिया ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। घबराहट ने उसकी पकड़ अपने साड़ी पर कस गई थी।
रचित की नजरें जैसे ही उसको हाथों पर गई, वहां पट्टी बंदी देख वो हल्के हाथों से उसे देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, ये सब कैसे हुआ? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी गंभीर आवाज सुन सिया तो एक पल कांप ही गई। उसे रचित की तरफ देखने से भी डर लग रहा था। वही उसे कोई जवाब न देते देख रचित दोबारा गुस्से में बोला, मैंने पूछा ये कैसे हुआ सिया? रचित के गुस्से को महसूस कर सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रचित की तरफ मुड़ी तो उसके आंखों में आंसू देख रचित के दिल में टीस सी उठी। उसने कस के अपने आंखों को बंद कर लिया। वही सिया तो रचित की आवाज सुन उसे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। वो अपनी आंसू भरी नजरों से जमीन को देख रही थी। रचित ने उसे ऐसे देख खुद को शांत किया और सिया की साड़ी सही कर उसे सोफे पर बैठा बोला, ये सब कैसे हुआ बीबी? मुझे सब कुछ जानना है। और झूठ बोलने की कोशिश तो मत ही करना, समझी? आप प्लीज गुस्सा मत करिए। सिया उसकी बात सुन बोली। उसकी बात नजरअंदाज कर रचित बोला, सिया मुझे बातें दोहराना पसंद नहीं, तुमसे कितना पूछा है उतना बताओ। सिया, उसके पूछने पर वो एक एक कर सारी बातें बता देती है। सब कुछ सुन रचित उसे गले लगा बोला, तुम परेशान मत हो, बस अगली बार से ध्यान रखना, और ऐसा कुछ हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, समझी? सिया उसकी बात पर कुछ नहीं बोली, बस उसके गले लगे खड़ी रही। 5 मिनट बाद सिया उससे अलग हुई तो रचित बोला, रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है ना? हमें कहीं नहीं जाना, हमारा मूड नहीं है। सिया उस पर से अपनी नजरें हटा बोली और बिना उसकी कोई बात सुने रूम से बाहर निकल गई। वो नीचे जाते हुए खुद में बड़बड़ा रही थी, ये भी कोई बात हुआ भला? कितनी जोर से हमें डांटा। हमें भी न उनके साथ कहीं नहीं जाना। जब देखो तब हम पे गुस्सा करते रहते हैं। हम कुछ बोलते नहीं है तो क्या? अब जाए जिसके साथ जाना है, हम तो नहीं जाएंगे। वो बड़बड़ाते हुए नीचे आई तो रानी उसे ऐसे देख बोली, क्या हुआ लाडो, गुस्से में लग रही हो? हमें क्या होगा दी? गुस्से में तो आपके देवर का मुंह फूला रहता है। पता नहीं खुद को कहाँ के तानाशाह समझते हैं। जब देखो तब गुस्सा करना और डराना ही आता है। हम न उन्हें अपने पास ही नहीं आने देंगे। वो गुस्से में बड़बड़ किए जा रही थी, बिना इस बात की परवाह किए कि वहां कौन कौन है। वही रानी वहां खड़ी कभी उसकी बात सुन रही थी, कभी दरवाजे पर खड़ी रचित को देख रही थी, जो हाथ बंधे खड़ा अपनी बीवी की मुंह से अपनी तारीफ सुन रहा था। सिया के ऐसे जाने से वो उसके पीछे नीचे आया था, लेकिन उसे क्या पता था, उसे यहाँ खुद की तारीफ सुनने को मिलेगी। उन दोनों को देख रानी मुस्कुराते हुए किचन के दरवाजे पर आए और रचित की तरफ देख बोली, जाओ मना लो उसे, वरना ऐसे ही गुस्से में रहेगी। मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। उसके जाते ही रचित के कदम सिया की तरफ बढ़ गए। वो सिया के पीछे आकर खड़ा हुआ और उसकी कमर पकड़ उसे अपने पास करते हुए उसके कान में बोला, बीबी कुछ ज्यादा तारीफ नहीं हो गई? उसकी आवाज सुन सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुई बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमें। कोई आ जाएगा। और हमने ज्यादा नहीं कुछ बोला है, वही कहा जो सच है। इतना बोल वो दरवाजे को देखती हुई उससे खुद को छुड़ाने लगी। पर आज रचित उसे परेशान करने के मूड में था। रचित उसे घूरते हुए, क्यों अभी तो मेरे तारीफों के कदीदे पड़े जा रहे थे, अब बोलो। क्या वो ज्यादा नहीं थे? सिया उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, साहब छोड़िए न, कोई आ जाएगा तो हम नजरें भी नहीं मिला पाएंगे किसी से। रचित उसकी बात पर मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उसके गले में छुपाते हुए बोला, मैंने तो सिर्फ तुम्हें अपनी बाहों में भर हुआ है, कौन सा तुम्हें सबके सामने किस कर रहा हूं, जो तुम सबसे नजरें नहीं मिला पाओगी। उसकी बात सुन सिया हैरान सी उसकी तरफ मुड़ बोली, कितने बेशर्म हो आप। आपको शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? उसकी बात पर रचित मुस्कुराते हुए काउंटर के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए प्यार से उसकी आंखों में देख बोला, अब जब इतनी खूबसूरत बीवी हो तो शर्म कैसी? और मैंने ऐसा क्या कह दिया कि मुझे शर्मानी चाहिए? सिर्फ किसकी ही तो बात की। इतना बोलते हुए उसकी नजरें सिया के होठों पर थी। बेचारी सिया तो उसकी बातों से शर्म से पानी हुई जा रही थी। वो दरवाजे की तरफ देख बोली, साहब छोड़िए मुझे, एक शर्त पर। रचित शरारत से उसे देखते हुए बोला तो सिया शांत होते हुए बोली, जल्दी कहिए। तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना होगा, तो जल्दी करो। रचित इतना बोल उसे देखने लगा जो उसकी बात पर हैरानी से उसे देख रही थी। सिया, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो खड़ी रही मेरी बाहों ने, वैसे भी मुझे तुम्हें ऐसे लेकर खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है।
रचित मुस्कुराकर बोला और उसे देखने लगा। जो उसकी बातों से परेशान सी उसे देख रही थी। सिया उसकी बात को सोच के परेशान थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जिससे उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए रचित को देखने लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।